अभी आया नहीं लाइव आ गया। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है बच्चों सभी को क्लियरली? मेरी आवाज़ सभी को आ रही है बेटा? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। कैन यू ऑल हियर मी प्रॉपरली? सभी लोग सुन पा रहे हैं? ठीक है बच्चों, सबका रिप्लाई मैं देख पा रहा हूँ। गुड गुड गुड, सभी को आवाज़ आ रही है। गुड। बच्चों अभी हम लोग क्लास 6:30 पर स्टार्ट करेंगे, है ना? अभी फ़िलहाल थोड़ा सा इंट्रैक्शन करेंगे इन द रिस्पेक्ट कैसे हम लोग ये पूरा कोर्स करवाने वाले हैं, और है ना, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इंट्रैक्शन करेंगे। क्लास अपनी एक्चुअल में बायोलॉजी की जो क्लास है वो 6:30 से स्टार्ट होगी। जस्ट रिमेन कनेक्टेड। हाँ, सभी को आ रही है, बच्चे आवाज़ का रिप्लाई भी दे रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, लगभग जो भी 11th एंट्रेंस के सब्जेक्ट्स हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस होंगी। सारा स्केड्यूल आपको ग्रुप पर जो है बता दिया जाएगा। हाँ बच्चों, ये 11th एंट्रेंस का ये जो कोर्स है, आज फर्स्ट लेक्चर आज सिर्फ एक ही है। बाकी इसके बाद दो दो क्लास आपकी हुआ करेंगे, और हर क्लास के बाद ग्रुप पे आपको डीपीटी भेजा जाएगा, जिसको आपको घर पे बैठ के सॉल्व करना है। अच्छा, मेक श्योर करिए कि जब आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो आप कॉपी पेन के साथ भी बैठो, क्योंकि नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ जो भी टीचर क्लास में पढ़ाया जाएगा, आप समझ जाइए कि 90 से 95% क्वेश्चन उसी लेक्चर के बेसिस पे होने वाला है। तो इसीलिए आप उसका प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। और ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो ग्रुप फुल हो चुका है, हम एक नया ग्रुप भी बनाएंगे। और मीनवाइल इसमें जो लोग रेगुलर नहीं रहा करेंगे या सिंसियर नहीं रहा करेंगे, उनको ग्रुप से हटा दिया जाएगा। तो ग्रुप पे रहना, उसका आवाज़ कम करो सर। ग्रुप में मतलब रहने के लिए वही क्राइटेरिया है कि आपको सिंसियर रहना पड़ेगा। हम लोग जितना एफर्ट डाल रहे हैं, आपको भी उसी हिसाब से थोड़ा बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, ताकि ये कोर्स सक्सेसफुल हो आपके लिए भी, हमारे लिए भी। तो चलिए थोड़ी देर में बायो की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। होपफुली सबको बात समझ में आ रही होगी। और जो लोग अभी ग्रुप में एडेड नहीं है, उनके लिए हम सेकंड ग्रुप भी बनाएंगे। आप थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के नोटिफाई कर देना जो लोग ग्रुप में एडेड नहीं है, ठीक है? चलिए थोड़ी देर बाद बायो की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए किस तरीके से हम लोग को करना है। और जैसा हमने पिछले एक वीडियो में भी हम लोगों ने ये बात बताया था कि इस कोर्स का क्या बेनिफिट है। जो स्टूडेंट्स क्लास 10th पास करके अभी 11th में प्रमोट हुए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट का होता है। 10th के बाद 11th, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है कॉन्सेप्ट्स का। मतलब 11th में कोर्स एक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से उस गैप को फिल करने का काम ये कोर्स बहुत अच्छे से करेगा। और वैसे भी जो बच्चे 11th एंट्रेंस और एमयू के लिए या जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत फ़ायदेमंद होगा। अपनी क्लास 6:30 से स्टार्ट होगी बायोलॉजी की। उससे पहले अभी बच्चे धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं, है ना? और जिस पैटर्न पर हम लोग तैयारी करवा रहे हैं आपको,
है ना, उस पैटर्न को अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये पैटर्न अपना जो ऑफलाइन मोड है, ड्रिफ्ट एकेडमी बेसिकली अपनी जो पूरी प्लानिंग कर रखी है हम लोगों ने, वो प्लानिंग हम लोगों ने बच्चों अपने ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के लिए ही किया हुआ है। अलीगढ़ में बच्चों हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग इस सेटअप में ज़्यादा मासेस को का सिलेक्शन पर ध्यान देंगे, ना कि ओनली द बेस्ट स्टूडेंट्स, है ना। अपना जो ड्रिफ्ट एकेडमी उसका मोटो ही यही है, और उस चीज़ को अंजाम देने के लिए हम लोगों ने पूरा एक स्ट्रैटेजी बना रखा है, एक लर्निंग और टीचिंग स्ट्रैटेजी है ना, कि रोज़ आना लगभग 3 से 4.5 घंटे की क्लास होगी, तीनों सब्जेक्ट्स की। क्लास 11 की बात मैं बता रहा हूँ। और एट द एंड ऑफ ऑल दी क्लासेस डेली क्लासरूम में ही हम लोग, जब ऑफलाइन मोड आ जाएगा तब की बात बता रहा हूँ, क्लासरूम में ही हम लोग डीपीटी का शीट देंगे बच्चों को, और उस शीट के ज़रिए हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन भी सिखाएंगे, जो कॉन्सेप्ट्स आपको वो मतलब उस दिन लेक्चर में पढ़ाया गया है या सिखाया गया है। और फिर उसके बाद जो है उसका डिस्कशन होगा, ऐसा रोज़ होगा। और सैटरडे में जो पूरे वीक का आपको पढ़ाया गया है वो पूरा मतलब कंप्लीट उसका रिवीजन करवाया जाएगा। और कंप्लीट रिवीजन के बाद बच्चों ऑन दी संडे वी विल बी हैविंग टेस्ट, द वीकली टेस्ट, और उस वीकली टेस्ट में आप अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे कि उस हफ्ते में आपने कितना सीखा है। तो ये अपना पूरा ऑफलाइन मोड का एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी, पूरी प्लानिंग हम लोगों ने कर रखी है। जो ड्रिफ्ट एकेडमी की टीम है पूरी, है ना, वो टीम जो है पूरा इस चीज़ पर बहुत अच्छे से काम की हुई है। एंड वी आर जस्ट वेटिंग कि हम लोगों को उस पूरे ब्लूप्रिंट का जो एप्लीकेशन है उसका मौका मिले। अभी चूँकि कंडीशंस पैंडेमिक वाली हैं तो हम लोग उसको ऑफलाइन मोड में अप्लाई तो नहीं कर पा रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग कि हम लोग उस चीज़ को अपने ऑनलाइन मोड में भी अप्लाई करें। तो उसके लिए कर क्या रहे हैं हम लोग कि रोज़ आना आपकी क्लासेस होंगी, और उन क्लासेस के एंड पर उन सब्जेक्ट्स के, उन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के आपको डीपीटी दिए जाएंगे। वो डीपीटी आप सॉल्व करेंगे, खुद आपको आंसर्स भी मिलेंगे। उन आंसर्स से आप टेस्ट कर लेंगे अपने आप को कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। नेक्स्ट लेक्चर में, उस सब्जेक्ट के नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, है ना। तो इस रेगुलर पैटर्न पर अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे से बेसिकली आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। जितने भी अपने टीम में टीचर्स हैं, ये सारे टीचर्स मतलब डिकेड्स का इनके पास एक्सपीरियंस है, अबाउट मोर देन 10 ईयर्स का। और आप लोग जो है जैसे जैसे इस कोर्स में आगे प्रोग्रेस करेंगे आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आती जाएगी। तो बच्चों ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट्स बिगिन विथ, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। ऑनलाइन में टेस्ट भी होगा क्या? यस फुजैल, ऑनलाइन में भी हम लोग टेस्ट लेंगे। जैसे जैसे अपना वीक का जितना भी कोर्स कवर हो जाएगा उस हिसाब से हम लोग टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे, है ना। तो ठीक है बच्चों, देखो टेस्ट का पैटर्न ये रहने वाला है कि हम लोग उसका पीडीएफ आपको सेंड करेंगे और साथ में एक डिजिटल ओएमआर का लिंक भी सेंड करेंगे। तो आपको डिजिटली वो ओएमआर फिल करके बस सबमिट कर देना है और फिर आपका रिजल्ट जो भी होगा वो डिस्प्ले आउट हो जाएगा। तो बेसिकली मोटिव ये है कि हम लोग के साथ साथ थोड़ा आपको भी कुछ टाइम स्पेयर करके सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा। और मतलब हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े, मोस्ट ऑफ द लोगों का AMU 11 इंट्रेंस में भी सिलेक्शन हो, और साथ ही साथ 9-10th से रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल बेस हो वो भी प्रिपेयर हो जाए बच्चों। तो चलिए सर, अब बायो की क्लास शुरू करेंगे, पहला चैप्टर, और कल से आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी होगा, और उसके बाद हर दिन 2-2 क्लासेस हुआ करेगी। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं बच्चों। एक बार सब लोग यस लिख के चैट बॉक्स में बोल दो, स्टार्टिंग, वी आर स्टार्टिंग। हाँ बच्चों, कुछ बच्चों ने डीपीटी के बारे में पूछ रखा है। ये डेली प्रैक्टिस टेस्ट है बच्चों, उसको शॉर्ट में हम लोगों ने डीपीटी कह रखा है। तो डेली प्रैक्टिस मतलब जो जो चीज़ पढ़ाई जाएंगी वो डेली उसका प्रैक्टिस भी आपको डेली बेसिस पर करवाया जाएगा। यस यस यस। तो बच्चों फटाफट है ना अटेंटिव हो जाइए। अब क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी की। पहले इस सब्जेक्ट का कुछ बेसिक बैकग्राउंड मैं आपको समझाता हूँ, है ना। फिर हम लोग जो है यस यस सारे सब्जेक्ट्स होंगे बच्चों, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए आप लोग, है ना। अब पॉइंट पर आते हैं बच्चों। अब सुनिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। अब मैं फाइनली स्टार्ट करता हूँ लेक्चर को बच्चों, है ना। नाउ जस्ट स्टे कनेक्टेड। अब मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों। तो देखिए स्टूडेंट्स,
बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने स्कूल डेज में मिसकॉन्सेप्शन होता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मेमोराइज किया जाता है, जिसको रटा जाता है और सिंपली उसको रट करके उसको अपने स्कूल एग्जाम्स में जा करके पैराग्राफ फॉर्म में आंसर्स लिख दिया जाता है। लेकिन बच्चों इसके बारे में ये मिसकॉन्सेप्शन मैं आपका दूर करूं बच्चों। इट इज़ अ सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू मेमोराइज। एक्चुअली कुछ साइंटिस्ट के नाम, कुछ टर्म्स हैं, कुछ ईयर्स हैं, वो थोड़े बहुत मेमोराइज करने होते हैं, नहीं तो जो इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों वो अंडरस्टैंडेबल है। और एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट कर देंगे, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बच्चों, है ना। सो द मेन पॉइंट ओवर हियर इज कि सब्जेक्ट्स को ऐसे पढ़ाने की कोशिश करते हैं हम लोग कि आप उसको फील कर सकें बच्चों, है ना। बायोलॉजी क्या है बेसिकली, हम लोग वॉट एवर इज हैपनिंग इन टू अ बॉडी, हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना क्यों खा रहे हैं, खाना कहाँ जा रहा है, माउथ से फिर कहाँ जा रहा है, ईसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, उस खाने के साथ अलग अलग जगह पर क्या हो रहा है, कौन सी एंजाइम्स निकल रही हैं, एंजाइम्स का क्या काम है, और उसके बाद वो फूड का क्या रिक्वायरमेंट है बॉडी को, सांस क्यों ले रहे हैं। अभी आपने सभी लोग बहुत ज़्यादा बेसिकली एक चीज़ से अवेयर हुए होंगे, ये जो कोविड-19 वाली बीमारी थी, इस बीमारी में क्या होता है, कौन सा बॉडी का पार्ट अफेक्टेड होता है, क्यों अफेक्टेड होता है, उस चीज़ के क्या क्या बेसिकली सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स अपने लंग से कैसे रिलेटेड है। तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं बच्चों। हमारे चारों तरफ प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, लिविंग एनिमल्स हैं, प्लांट्स, मतलब इन सब का क्या सिग्निफिकेंस है अपने लाइफ में, ये क्यों सस्टेन कर रहे हैं। तो there are millions of questions which can arise in your mind and you can try to answer it. आप उसको, है ना, उसको आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। this is actually biology। तो बच्चों जो क्लास 9th और क्लास 10th के जो चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, उसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत फाउंडेशनल चैप्टर्स हैं, जैसे सेल है। यहीं से हम पूरे बायोलॉजी का जो टीचिंग है बेसिकली यहीं से स्टार्ट करते हैं, सेल से। सेल के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में फिर हम लोग आते हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, और लाइफ प्रोसेसेस के बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद रिप्रोडक्शन, उसके बाद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, वापस से डाइवर्सिटी पर आते हैं। तो ये पूरा अपना सीक्वेंस है बच्चों। इन सभी चैप्टर्स में से जो सबसे पहला चैप्टर है बच्चों, है ना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यहां से स्टार्ट करते हैं। एंड लेट मी राइट द चैप्टर फर्स्ट, द फंडामेंटल unit of life, the fundamental unit of life। और ये fundamental unit of life क्या है, it is basically the cell। तो इस शब्द को पहले मैं समझाता हूं बच्चों, इसका पूरा ओवरऑल बैकग्राउंड मैं आपको देता हूं, है ना, कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, है ना। ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, है ना, वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, है ना। सुन लीजिए बच्चों, अब एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सेल वो सबसे छोटा यूनिट है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। अपनी पूरी बॉडी छोटे छोटे यूनिट से बनी हुई है जिसे सेल कहते हैं। अगर हम घर के बाहर प्लांट्स देखें, प्लांट्स का जो ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी बॉडी है, वो बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस के तादाद में सेल्स लगे हुए हैं, वही सेल्स पूरे बॉडी को बना रहे हैं। बैक्टीरिया की बॉडी सेल से बनी हुई है ना। जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की बॉडी सेल से और सेल के प्रोडक्ट से बनी हुई है। तो एक बहुत सिंपल से वर्ड्स में मैं इस शब्द को पहले डिफाइन करता हूं कि सेल है क्या। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, इस डेफिनेशन को भी मैं समझाऊंगा बच्चों। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है बच्चों? सेल क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका पूरा स्ट्रक्चर बनाने वाला जो यूनिट है वो सेल है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चर बनाने वाला यूनिट है। एंड फंक्शनल यूनिट, इसका मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं वो सारे फंक्शंस यही सेल्स मिल करके करवा रहे हैं। तो सेल ही स्ट्रक्चर बनाता है, सेल ही फंक्शन करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी पूरी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है।
मैं बोल रहा हूं, मेरी टंग मूव कर रही है, क्योंकि टंग के अंदर मसल सेल्स हैं, वो मसल सेल्स जब काम कर रहे हैं तब मेरी टंग मूव कर रही है, और टंग के मूवमेंट से मैं स्पीच मतलब मैं बोल पा रहा हूं एक्चुअली। तो याद रखिएगा, दो वर्ड्स पर आपका फोकस होना चाहिए कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर बनाने वाला यूनिट है, फंक्शन करवाने वाला यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लाइफ का। अच्छा चलिए, जब सेल का ये डेफिनेशन हम यहां पर लिखे हुए हैं तो जाहिर सी बात है ना, दुनिया में सेल को पहली बार किसी ने देखा होगा। फर्स्ट टाइम someone would have visualized cell, someone would have discovered cell. Yes, तो चलिए अब दूसरे टॉपिक पर आता हूं बच्चों। इस डेफिनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? आई होप इसमें बहुत सिंपल सी बात मैंने बताई, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पूरा स्ट्रक्चर है और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन कर रहे हैं वो सेल्स की मदद से कर रहे हैं। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। Anyways, now let's proceed and अब हम बात करने जा रहे हैं और आगे जो दूसरा टॉपिक है बच्चों, the discovery of the cell. Let's talk about the discovery of cell. बच्चों एक बहुत सिंपल सी बात है ना, थोड़ा सा फैक्चुअल है तो ये चीज याद रखनी होगी आपको। पहले बार 1665 में सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की। सो इन द ईयर 1665 ये ईयर भी याद रखना है बच्चों। एक बार 11th एंट्रेंस एमयू के 11th एंट्रेंस के टेस्ट में ये सवाल भी पूछा गया कि फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी कब हुई? 1665 में। किसने सेल को डिस्कवर किया बच्चों? रॉबर्ट हुक ने। याद रखना है बच्चों, रॉबर्ट हुक ने पहले बार सेल को डिस्कवर किया। कहां डिस्कवर किया बच्चों? एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने प्लांट के बार्क के नीचे एक टिश्यू पाया जाता है जिसे कहते हैं कॉर्क टिश्यू। कॉर्क टिश्यू ये वही मटेरियल है बच्चों जो, याद करिए, कई बार बचपन में हम लोगों ने बैडमिंटन खेला है तो बैडमिंटन में जो शटल कॉक होता है बच्चों, इस तरीके का एक है ना शटल कॉक आप सभी लोगों ने खेला होगा बच्चों, और इसके नीचे की तरफ एक स्पंजी सा मटेरियल लगा हुआ होता है बच्चों, और वो स्पंजी मटेरियल जो होता है ना बच्चों, यही कॉर्क होता है। मतलब एक्चुअल में ये प्लांट के बार्क के नीचे प्रेजेंट होता है, वहां से ये मटेरियल निकाल करके कॉर्क बनाया जाता है। या पुराने टाइम में आपने देखा होगा विलेजेस वगैरह में जो बॉटल्स वगैरह के स्टॉपर्स हुआ करते थे बच्चों, है ना, वो स्टॉपर्स कुछ इस तरीके के मटेरियल से बनाए जाते थे, एंड दिस मटेरियल वाज आल्सो कॉर्क। अब दोनों ही सवाल का जवाब मैं दूंगा कि शटल कॉक को कॉर्क से क्यों बनाते हैं और बॉटल का ये जो स्टॉपर है ये कॉर्क से क्यों बनाते हैं। क्योंकि कॉर्क एक ऐसे टिश्यू से बना हुआ होता है, सॉरी एक ऐसे मटेरियल से बना होता है जिसे बोलते हैं सुबेरिन, और सुबेरिन एक वाटर एंड एयर प्रूफ मटेरियल है। इट इज वाटर एंड एयर प्रूफ मटेरियल, और इन दोनों चीजों के वजह से जो कॉर्क टिश्यू है वो एक्चुअल में डेड होता है। तो रॉबर्ट हुक ने पहले बार सेल की डिस्कवरी कॉर्क टिश्यू में की। कॉर्क टिश्यू डेड होता है। क्यों डेड होता है? क्योंकि उसमें सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। सुबेरिन के डिपोजिशन के वजह से कॉर्क डेड क्यों है? क्योंकि सुबेरिन एक वाटर और एयर प्रूफ मटेरियल, तो ना तो उसके अंदर से एयर एंटर करेगी और ना ही वाटर। आप समझ लीजिए बॉटल का स्टॉपर बनाने इस मटेरियल से क्यों बनाया गया? क्योंकि ये वाटर प्रूफ है तो इसके जरिए लीकेज नहीं होगा। ये एयर प्रूफ भी है, मतलब अपने थ्रू एयर को भी पास नहीं करने देती है, इसलिए ही शटल कॉक बनाया जाता है ताकि एयर का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो, हवा का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो। बात समझ में आ गई बच्चों? तो तीन बातें यहां से हमने सीखा। क्या? सबसे पहले सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में। कहां किया? कॉर्क टिश्यू में। कॉर्क टिश्यू कहता है डेड है। क्यों डेड है? क्योंकि उसमें सुबेरिन है। सुबेरिन के होने से डेड क्यों है? क्योंकि वो वाटर और एयर प्रूफ मटेरियल है जो सेल के अंदर वाटर और एयर की एंट्री को प्रिवेंट करता है, इसलिए कॉर्क टिश्यू डेड होता है। ये तीन चार बातें आपने सीख लिया बच्चों। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क टिश्यू का एक बहुत पतला सा स्लाइस काटा और खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में जब देखा तो इन्हें कुछ ऐसे हनीकोम जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे थे बच्चों, है ना, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके के हनीकोम जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे थे। और जब रॉबर्ट हुक ने इन स्ट्रक्चर्स को देखा अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से तो उन्हें ऐसे लगा कि जैसे ये तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, चैम्बर्स हैं, और अपनी लैंग्वेज में उन्होंने बोला कि ये तो सेल्यूला नजर आ रहे हैं।
तो cellular is a Latin word which when translated means small compartments, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों, small compartments, है ना, याद रखिएगा यहीं से ये जो शब्द सेल है वो निकल करके आया। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने सीखा कि सेल की डिस्कवरी पहले बार किसने किया, रॉबर्ट हुक ने, और शब्द सेल भी पहले बार किसने इस्तेमाल किया बच्चों, रॉबर्ट हुक। तो लगभग 4-5 चीजें आपने सीख लिया। इस पॉइंट को एक लास्ट बार बोल करके आगे बढ़ता हूं बच्चों। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कब किया, 1665 में। कहां किया, कॉर्क टिश्यू में। कॉर्क टिश्यू कैसा टिश्यू है, डेड है। क्यों डेड है, क्योंकि सुबेरिन है। सुबेरिन कैसा मटेरियल है, वाटर एयर प्रूफ मटेरियल। चौथी बात क्या सीखा आपने कि जब रॉबर्ट हुक ने इस मटेरियल का पतला सा स्लाइस काटा तो इन्हें कुछ हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा था, और उस हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर को उन्होंने एक्चुअल में देखा तो कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे थे, और उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल्यूला बोला। वहां से ये शब्द सेल निकल करके आया। तो सबसे पहले सेल शब्द, वर्ड, टर्म किसने यूज किया, रॉबर्ट हुक। बात क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब और आगे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं बच्चों। जब रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की तो कुछ साइंटिस्ट, आप सब लोग जानते हैं बच्चों, साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। एक साइंटिस्ट का सबसे अच्छा दोस्त वो माना जाता है जो उनके फैक्ट्स को, उनके रिसर्च को, उनके फाइंडिंग्स को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करे, उसमें कमियां निकाले। बच्चों, कमियां निकाली जाएंगी तभी तो चीजें इंप्रूव होंगी, समझ गए ना। तो जब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की तो पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी में एक हलचल मच गई कि ये क्या नई चीज है जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है बच्चों। और उसके बाद लगभग 9 साल के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट निकल करके आए जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ये एक, इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है बच्चों, मैं आपको बताऊंगा अभी। इन्होंने सबसे पहले जिंदा सेल को, लिविंग सेल को डिस्कवर किया 1674 में। एक्चुअल में इन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया, और बाकी साइंटिस्ट ने यही क्रिटिसाइज किया कि रॉबर्ट हुक ने तो कोई मरी हुई चीज को देखा है, कोई डेड सेल को देखा है, उसको अगर जिंदा फॉर्म में देखा जाए तब मानेंगे कि हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए होते हैं, है ना बच्चों। तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की, फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की। और इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। एक्चुअल में एंटोन वॉन लीवेनहॉक एक विलेज में रहते थे और इनके फैमिली का कपड़ों का, क्लॉथ का बिजनेस था। तो जब इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई बच्चों तो फैमिली ने इनको शहर भेजा, गांव से दूर, कहा कि भाई जा करके जो फैमिली बिजनेस है उसको प्रमोट करो, शहर में जा करके इसका ट्रेडिंग करो। अब जब एंटोन वॉन लीवेनहॉक कन्विंस हो गए, वो चले गए शहर, और वहां पर उनकी दोस्ती एक लेंस मेकर से हुई। लेंस मेकर समझ गए ना, जो शीशे के लेंसेज बनाते थे। तो उनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा हो गई उनके साथ कि उनके साथ उठने बैठने लगे, और उन्होंने भी वो लेंस बनाने का आर्ट उनसे सीख लिया, और इंटरेस्टिंगली अपने दोस्त से ज़्यादा बढ़िया लेंसेज वो बनाने लगे। और जब उन्होंने लेंस की डिस्कवरी, एक्चुअल में लेंस डिस्कवरी क्या, लेंस जब अच्छा बनाना सीख लिया तो उन्होंने उस लेंस को, एक्चुअल में साइंटिफिक टेम्परामेंट तो था ही उनके अंदर, तो उन्होंने उस लेंस को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया अपने कपड़ों के क्वालिटी को चेक करने के लिए। उसके कपड़े के बुनावट को, कितना टाइटली बुना हुआ है, कितना लूज है, उससे वो कपड़े की क्वालिटी को चेक करते थे, और जो अच्छे क्वालिटी का कपड़ा होता था उसको खरीद लेते थे, ट्रेडिंग करने स्टार्ट कर लिए उस चीज़ को, उस स्किल को यूज़ करके। अच्छा, और उसके अलावा उन्होंने और चीज़ों को, और जैसे कैसे याद करिए, जब हम लोग को स्कूल में पहले बार माइक्रोस्कोप वगैरह क्लास 9 या 8 में देखने को मिलता है, लैब वाले क्लास में, तो हम लोग अलग अलग चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं कि भाई नेल को तोड़ लिया, उसको देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, अपने हेयर को तोड़ करके देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, है ना, पेपर को तोड़ करके देख रहे हैं। तो ऐसे ही ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने लेंस डिज़ाइन किया था एंड इट हैड गुड मैग्निफिकेशन, तो उन्होंने अलग अलग चीज़ को देखना स्टार्ट कर दिया। और एक बार उनका कोई फार रिलेटिव था, उन्होंने उनको जो है दावत दिया कि खाने के लिए, तो उन्हें एक रिवर क्रॉस करके जाना था। तो जब वो बोट में जा रहे थे बच्चों, तो उनकी जेब में वो लेंस था ही, और अचानक उस लेक या रिवर का पानी स्प्लैश करके उनके ऊपर गिरा,
और जब उनके ऊपर गिरा तो उन्होंने अपने लेंस को निकाल करके देखा कि शायद देखूं इस पानी में क्या है, और जैसे उन्होंने विजुअलाइज किया उस पानी के ड्रॉप को, उन्होंने पता ही क्या देखा कि कोई बहुत छोटा सा पार्टिकल है, कोई मॉलिक्यूल है, वो इस एक स्पेसिफिक पाथवे में या पैटर्न में ऐसे चल रहा है ना। अब उस जमाने में बच्चों बस या तो प्लांट्स या एनिमल्स डिस्कवर्ड थे, ना बैक्टीरिया की डिस्कवरी थी, ना अमीबा की, ना प्रोटोजोआ की, कुछ नहीं। बस दो चीजें जानते थे उस जमाने में लोग, या तो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं। और एनिमल्स वो होते हैं जो चलते हैं, प्लांट्स अपनी जगह पर स्टैटिक रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि कोई छोटा सा मॉलिक्यूल है जो चल रहा है, तो मतलब उसके अंदर कुछ एनिमल वाली कैरेक्टरिस्टिक है या एनिमल वाली प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने दोनों वर्ड्स को मिला दिया, एनिमल और मॉलिक्यूल जो है एनिमल के तरह है, तो एनिमल क्यूल नाम उन्होंने दे दिया। तो वहां से सबसे पहले इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की और उसको किस नाम से पुकारा बच्चों? एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल, एनिमल क्यूल के नाम से उसको पुकारा। तो फर्स्ट living cell was discovered by Anton von Leeuwenhoek in 1674 and he called it as animal cule। कहां पर डिस्कवर किया? आप कह देंगे पॉन्ड वाटर में। बच्चों ये जो डिस्कवरी का लोकेशन है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह आपको मिलेगा। एक्चुअल में ये इतने इंक्विजिटिव थे, इतने ज्यादा मतलब चीजों को इतना ज्यादा सोचते थे, समझते थे कि एक्चुअल में इन्हें एक बार डायरिया हो गया, तो इन्होंने अपने स्टूल को माइक्रोस्कोप में या अपने बनाए हुए लेंस से उन्होंने देखा कि क्या ऐसा पेट में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे डायरिया हो रहा है। और लेटर ऑन मैं आपको बताऊं, बैक्टीरिया की डिस्कवरी का क्रेडिट भी इन्हीं के नाम है। तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी का क्रेडिट भी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के नाम है। और स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म की डिस्कवरी भी पहले बार एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही किया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हैं जो एट द बैक ऑफ द माइंड आप रख सकते हैं इस टॉपिक से अलग, कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी भी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की है, ह्यूमन स्पर्म को भी पहले बार एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही डिस्कवर किया। अच्छा बच्चों, यहां तक ये जो बात हमने डिस्कस किया, अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? एनीवन, एनी स्टूडेंट्स चैट में लिख करके बताओ बच्चों, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े यहां से। डिस्कवरी वाले टॉपिक के बारे में हमने बात कर लिया है। एनीवन स्टूडेंट्स? चलो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? यस यस स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली पॉन्ड में डिस्कवर अभी याद रखना है आपको। यस यस ठीक है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग डिस्कशन को और लेकर के आगे बढ़ते हैं। आखिरी का 5 मिनट बच्चों, अगर कोई भी डाउट वैसे भी है जो आप यहां पर नहीं लिख पा रहे हैं, तो आखिरी का 5 मिनट मैं दूंगा जिसमें कॉन्स्टेंटली मैं आपके चैट्स देखते रहूंगा और उसको रैंडमली रिप्लाई करते रहूंगा, है ना। अभी हम लोग डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, डिस्कवरी के बारे में बात हो गई। अच्छा, जब साइंटिफिक कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा चर्चाएं चलने लगी कि ये कोई नई चीज़ डिस्कवर हुई है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, सेल, तो और भी साइंटिस्ट इस फील्ड में आ गए, इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिए। और फिर कुछ सालों के बाद 2 साइंटिस्ट, एक का नाम है शेलाइडन और दूसरे का नाम है श्वान, इन दोनों साइंटिस्ट ने एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सेल के बारे में स्टडी किया और जिसको प्रपोज किया इन द फॉर्म ऑफ सेल थियोरी। तो बहुत सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? सेल थियोरी। इसको अलग से साइड किनारे लिख देता हूं बच्चों, सेल थियोरी। ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। 2 साइंटिस्ट ने सेल थियोरी प्रपोज किया है, एक शेलाइडन है ना, ये थोड़ा सा पहले 1838 में इन्होंने अपनी बातें रखी थी, और एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है श्वान इन 1838 में शेलाइडन ने कुछ बातें रखी थी और 1838 में शेलाइडन ने कुछ बातें रखी थी और शॉन ने 1839 में कुछ बातें। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो शेलाइडन थे बच्चों, ही वॉज अ बॉटनिस्ट एंड शॉन वॉज अ जूलॉजिस्ट। दोनों वर्ड समझते हैं ना बच्चों, बॉटनिस्ट। अच्छा, बॉटनी क्या है बच्चों? स्टडी ऑफ प्लांट्स इज बॉटनी, एंड जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स इज जूलॉजी। सो zoologist कौन है बच्चों? The scientist who studies animal is a zoologist, and botanist कौन है? The scientist that studies plants is a botanist.
तो शेलाइडन वॉज अ बॉटनिस्ट एंड शॉन वॉज अ जोलॉजिस्ट। बच्चों इन दोनों साइंटिस्ट ने मिल करके सेल थ्योरी दिया। 2 इयर्स आपको याद रखने हैं, 1838 एंड 1839। और सेल थ्योरी में इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या क्या बातें कही, क्या क्या बातें उन्होंने प्रपोज किया, क्या क्या बातें बताई, अब वो एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट सेल थ्योरी का सुन लीजिए बच्चों, जो डेफिनेशन यहां पर लिखा है वही सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट है। क्या? कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सिंपली यहां पर लिख देता हूं पहला स्टेटमेंट, सेल इज द बेसिक structural and functional unit of life। बच्चों जो ऊपर डेफिनेशन लिख रखा है ना, वही पहला स्टेटमेंट है सेल थ्योरी का। क्या? कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पूरा स्ट्रक्चर है या जो पूरा फंक्शन है वो कौन करवाता है? वो एक्चुअल में सेल करवाता है। बच्चों बात यहां तक क्लियर है सभी को? यस स्टूडेंट्स। अब और आगे हम लोग चलते हैं, एक दूसरा पॉइंट, एक दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पर लिखता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। द सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, प्रोटोजोआ हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी पूरी बॉडी सेल और सेल प्रोडक्ट से बनी हुई होगी। अब सेल वाली बात तो समझ में आ गई, सेल प्रोडक्ट क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले स्टेटमेंट लिख दूं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। सेल से और सेल प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं। क्या मतलब उसका समझाता हूं बच्चों। जैसे एक बहुत सिंपल सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल अपनी ही बॉडी, ह्यूमन बॉडी का ही देता हूं। हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी हुई है, ट्रिलियंस की तादाद में, लगभग 37 ट्रिलियन का डेटा दिया जाता है आजकल। वैसे एग्जैक्ट नंबर किसी के भी बॉडी में काउंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेकेंड्स में मिलियंस की तादाद में नए सेल्स बन जाते हैं और मिलियंस की तादाद में सेल्स कम होते हैं बॉडी से। तो एग्जैक्ट काउंट करना तो पॉसिबल नहीं है, बट रफली एक डेटा, एक वैल्यू आता है कि ह्यूमन बॉडी में, एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। ये डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अब पॉइंट क्या था कि हमारी बॉडी सेल से तो बनी हुई है, प्लस सेल प्रोडक्ट से भी बनी हुई है। क्या मतलब? जैसे हमारे हेयर्स हैं, ये बाल हैं, ये जो बाल है बच्चों, ये सेल नहीं है, ये डेड मटीरियल है। लेकिन इस मटेरियल को सिक्रीट किसने किया है? अंदर हेयर फॉलिकल्स है या हेयर बल्ब है, उनमें सेल्स मौजूद हैं जो ये हेयर वाले केराटिन प्रोटीन को सिंथेसाइज करके, सिक्रीट करके हेयर बनाए हैं। तो अपनी बॉडी सेल से तो बनी ही हुई है, प्लस हमारे बॉडी में सेल के प्रोडक्ट भी मौजूद हैं, जैसे हेयर, जैसे नेल, जैसे हमारे बॉडी में प्लाज्मा है। प्लाज्मा कहाँ मौजूद होता है बच्चों? ब्लड में। तो ब्लड में जो प्लाज्मा है वो सेल तो नहीं है, लेकिन अपने बॉडी का वो भी एक हिस्सा है, वो उससे भी अपनी बॉडी बनी हुई है। तो याद रखिएगा, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल और सेल प्रोडक्ट से बनी हुई होती है। लेकिन एक बड़ा जबरदस्त जोरदार एक्सेप्शन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट यहां पर लिखता हूं, एक्सेप्ट वायरसेस। सभी लोग जानते हैं ये बात। क्या एक्सेप्शन है? वायरसेस बच्चों, वायरसेस, जिसने पूरे दुनिया को इस टाइम पर तबाह करके रखा हुआ है। आप सब लोग जानते हैं पूरी दुनिया इतने छोटे से पार्टिकल से लड़ाई कर रही है। दुनिया में लाखों साइंटिस्ट हैं जो इसको स्टडी कर रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब तक हम लोग इसके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाए हैं। बहुत ज्यादा वायरसेस, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्ट्रेंज ऑर्गेनिजम्स। इन व्हाट सेंस? In the sense that their body is not made up of cells. इनकी बॉडी सेल से नहीं बनी हुई है। यही बहुत यूनिक बात है इनके बारे में। अगर सेल से बनी हुई होती तो अब तक हम लोग मार चुके होते दवाओं से और तरीके से। लेकिन ये जो वायरसेस हैं, इनकी बॉडी ही सेल से नहीं बनी हुई है।
अब आप कहेंगे सर फिर वायरसेस की बॉडी बनी किस चीज से, अगर सेल से नहीं बनी है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट। ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर से मैं यहां पर दिखा रहा हूं बच्चों, ये प्रोटीन कोट है और उसके अंदर या तो डीएनए प्रेजेंट होता है या आरएनए प्रेजेंट होता है। दिस मे बी आइदर डीएनए और इट मे बी आरएनए। जो आरएनए वाले वायरसेस होते हैं बच्चों, उनको रेट्रोवायरस तो कहते ही हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं, उनको संभालना मुश्किल है। जैसे ये बच्चों जो SARS-CoV-2 है, ये जो SARS-CoV-2, ये जो वायरस का नाम है बच्चों, कोविड-19 वायरस का नाम है SARS-CoV-2। ये वायरस बच्चों यही आरएनए वाला वायरस है, रेट्रोवायरस है। इस वायरस को संभालना, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें चेंज बहुत जल्दी जल्दी आता है। अभी आपने देखा होगा वेव 1, वेव 2, वेव 3 का प्रेडिक्शन कैसे, कितने जबरदस्त तरीके से चेंज हो रहा है, ये इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये आरएनए वायरस है। ऐसी एड्स का वायरस बच्चों, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो एड्स कॉज करता है बच्चों, वो भी रेट्रोवायरस है, इसीलिए उसको भी संभालना मुश्किल है। आज तक कोई दवा नहीं बनाई जा पाई है। अब आप कहेंगे सर ठीक है, यहां पर मैंने आपको यह बता दिया कि इनकी बॉडी जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए और किससे, प्रोटीन कोट से बनी हुई है। ये दो मेन चीजें हैं इनके बॉडी में। इनकी बॉडी सेल से बनी हुई नहीं है, लेकिन सेल थियरी तो ये कहती है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल और सेल प्रोडक्ट से बने हुए होंगे। ये तो सेल थियरी को फॉलो ही नहीं कर रही है बच्चों। यस बच्चों, इसीलिए तो हमने बोला है क्या, वायरसेस आर एक्सेप्शन टू दी सेल थियरी, देयर बॉडी इज नॉट मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। बच्चों बहुत बढ़िया सवाल है, बड़े बड़े मेडिकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह सवाल पूछा गया है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेल थियरी को फॉलो नहीं करते हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल थियरी के लिए एक्सेप्शन है। द आंसर इज क्वाइट सिंपल, दे आर वायरस। बात क्लियर है बच्चों सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी स्टूडेंट्स? यहां तक की बात आई होप सभी को समझ में आ गई। अच्छा एक बात और मैं यहां पर आपको समझा दूं बच्चों, कुछ बच्चों के मन में एक डाउट ये भी रहता है, क्योंकि अभी आप क्लास 9, 10 से 11th में आने वाले हैं बच्चों, तो कुछ बच्चों के मन में डाउट ये भी रहता है कि ये वायरसेस सेल से नहीं बने हैं, ये वायरसेस बस ये दो चीज से बने हुए हैं, है ना। ये जब इन्हीं दो चीजों से बने हुए हैं तो क्या इनको हम लोग लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे? बच्चों इट्स स्टिल अ बिग डिबेट। अभी भी एक बड़ा डिबेट है कि कुछ साइंटिस्ट इसको बोलते हैं ये लिविंग है, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं नॉन लिविंग है। अच्छा अब सवाल ये उठता है कि हम लोग उसको क्या माने? हम लोग उसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं बच्चों। कनेक्टिंग लिंक का मतलब दोनों के बीच का लिंक, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक मानते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर नॉन लिविंग वाली है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर लिविंग वाली है। फिर भी आप सोच रहे होंगे सर क्यों कुछ लोग लिविंग बोल रहे हैं, क्यों नॉन लिविंग? रियल में है क्या? मैं पूरी कहानी आपको सुनाता हूं बच्चों। वायरसेस जब तक किसी भी लिविंग बॉडी के बाहर रहते हैं तब तक ये कोई भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते, लेकिन जैसे ही ये अपने बॉडी में, मतलब हम लोगों के बॉडी के अलावा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये घुसते हैं, उस लिविंग बॉडी के सेल को हाईजैक कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं और उनके सेल के सारे मशीनरी को यूज करते हैं अपने काम को करने के लिए, अपने नंबर को बढ़ाने के लिए। सो दे एक्चुअली हाईजैक आवर सेल्स। मतलब हम लोगों का तो ठीक है, प्लांट्स के सेल्स को, बैक्टीरिया तक को वायरस इन्फेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्शन करके उनके सेल्स को इस्तेमाल करते हैं। सो इन रियलिटी वायरसेस व्हेन प्रेजेंट आउटसाइड आवर बॉडी, जब हमारे बॉडी के बाहर होते हैं तब तक वो लिविंग नहीं है, लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग बॉडी में एंटर करते हैं वो उस लिविंग सेल के सारे मशीनरी को यूज करके, है ना, सारे फंक्शंस अपने परफॉर्म करते हैं, अपने नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है बच्चों, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी स्टूडेंट्स? याद रखिएगा ये बात, ये वायरसेस के बारे में कुछ कहानी मैंने आपको लंबी बता दी है, लेकिन यूजफुल बातें थी बच्चों सारी, सभी लोग याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा ये बात। अच्छा एक लास्ट बात, वायरसेस की बात जब चल ही रही है तो एक लास्ट बात और बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं। अभी 2 साल पहले 11th एंट्रेंस में ये सवाल भी इस पर पूछा गया था कि एंटीबायोटिक्स
नाम सुना है सभी लोगों ने, और ये शब्द आते ही आपको कौन से साइंटिस्ट का नाम याद आना चाहिए बच्चों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बच्चों बहुत सारे सोल्जर्स की इस डिस्कवरी की वजह से जान बची थी, और इस डिस्कवरी को पूरे जो 20th सेंचुरी है उसका सबसे पावरफुल डिस्कवरी माना जाता है बच्चों, है ना। तो याद रखिएगा, एंटीबायोटिक, सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी डिस्कवर हुई थी बच्चों? पेनिसिलिन। कहां से निकाली गई थी? एक फंगस से जिसका नाम था पेनिसिलम नोटाटम। जानते हैं ना बच्चों, ये सारी बहुत कॉमन सी बातें आपने 7th 8th क्लास में पढ़ी होगी, लेकिन हर वक्त आपके दिमाग में प्रेजेंट होनी चाहिए कि एंटीबायोटिक की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। कौन सी एंटीबायोटिक डिस्कवर किया बच्चों? पेनिसिलिन। कहां डिस्कवर किया? एक फंगस में जिसका नाम था पेनिसिलम नोटाटम। खैर, बात पॉइंट पर आते हैं। एंटीबायोटिक सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं एक्सेप्ट वायरसेस। वायरसेस को छोड़ करके बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स को एंटीबायोटिक्स मार देती हैं। अब सवाल यह उठता है कि वायरसेस एंटीबायोटिक वायरसेस के खिलाफ क्यों काम नहीं करती? बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ काम कर रही हैं, लेकिन वायरसेस के खिलाफ काम नहीं कर रही, क्योंकि एंटीबायोटिक एक्चुअली सेलुलर मशीनरी को डिस्ट्रॉय करती है, और वायरसेस के पास तो खुद की कोई मशीनरी है ही नहीं बच्चों। तो एंटीबायोटिक कैसे काम करेगी वायरस के खिलाफ? बात समझ में आ गई ना बच्चों। दो साल पहले एएमयू के 11th एंट्रेंस में, लगभग 2-3 साल पहले एएमयू के 11th एंट्रेंस में पूछा गया हुआ सवाल है कि बताइए एंटीबायोटिक्स कौन से ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम नहीं करती है? आंसर इज वायरसेस। बच्चों 3-4 बातें आज आपने वायरसेस के बारे में सीखा, एक्स्ट्रा में याद रखिएगा। पहली बात जो यहां पॉइंट से आता है कि वायरसेस के ऊपर सेल थ्योरी लागू नहीं होती है। दूसरी बात, वायरसेस की बॉडी किससे? प्रोटीन कोट और डीएनए या आरएनए से बनी हुई होती है। तीसरी बात क्या हमने बताया कि वायरसेस आर कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। चौथी बात हमने क्या बताया? इनके पास इनकी खुद की सेलुलर मशीनरी नहीं होती है, तो ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर करते हैं तो उनके सेल्स को हाईजैक करके, उनके सेल्स के मशीनरी को यूज करके अपने सारे काम करवाते हैं और वो लिविंग हो जाते हैं। एंटीबायोटिक हर ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करती है, लेकिन वायरसेस के खिलाफ काम नहीं करती। 4-5 बातें आपने वायरसेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सीखा है बच्चों, है ना। याद रखिएगा। चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जो यहां पर हम लोग लिख रहे थे, दूसरा पॉइंट हमने लिख दिया था, तीसरा पॉइंट भी सुन लीजिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने जिंदगी को, अपने लाइफ को एक सेल से स्टार्ट करते हैं, और वो जो पहला सेल है बच्चों वो ह्यूमन बींग्स में एटलीस्ट या एनिमल्स में जाइगोट कहलाता है। हम लोगों की बॉडी बच्चों एक सेल से स्टार्ट हुई है, जाइगोट से। जाइगोट में डिवीजन हुआ 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16, 32, 64 सेल्स का नंबर बढ़ते चला गया और अपनी इतनी बड़ी मल्टी सेलर बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इज द जाइगोट, वेदर इट इज ह्यूमंस, वेदर इट इज एनी अदर एनिमल और इट इज प्लांट्स, है ना। या प्लांट की बात हो रही हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसकी जिंदगी तो एक ही सेल से स्टार्ट होगी बच्चों। याद रखिएगा ये बात। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये तीसरा पॉइंट भी। क्या कह दूं बच्चों कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब अपने लाइफ को एक सेल से स्टार्ट करते हैं, और वो पहला सेल क्या है बच्चों? जाइगोट, ह्यूमंस में जाइगोट। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट their life from a single cell। ह्यूमंस में उसे क्या कह देते हैं बच्चों? ह्यूमंस में और एनिमल्स में भी जाइगोट कहते हैं, कुछ प्लांट्स में भी ये नाम यूज किया जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट है बच्चों। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी फिलहाल 11th एंट्रेंस के लिए आपको याद रखने हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब अपने जिंदगी को एक सेल से स्टार्ट करते हैं। 3 पॉइंट्स कौन कौन से? पहला, सेल का डेफिनेशन, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरी बात, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सेल और सेल प्रोडक्ट से बनी हुई है एक्सेप्ट वायरसेस। और तीसरी बात क्या? हर ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को एक सेल से स्टार्ट करता है, एंड दैट फर्स्ट सेल इज जाइगोट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये 3 स्टेटमेंट शलाइडेन और शॉन ने दिया था, लेकिन कुछ सालों के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्को, और उन्होंने
इस सेल थियोरी में एक और स्टेटमेंट ऐड किया और सेल थियोरी को फाइनल शेप दिया। इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं बच्चों और इस तरफ लिखता हूं, याद रखिएगा ये सेल थियोरी के अंदर एक्स्ट्रा एडिशन किया था किसने? रुडोल्फ विर्को, VIRCHOW, है ना, कुछ लोग विर्चो पढ़ते हैं बट विर्को इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। रुडोल्फ विर्को ने सबसे पहले बार, है ना, इस सेल थियोरी में एक और स्टेटमेंट ऐड किया। एक्चुअल में इन्होंने अपने लैंग्वेज में, देखिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ओमनिस सेल्यूला सेल्यूला ई सेल्यूला। इन्होंने ये अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में बोला। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सवाल पूछा जाता है, कई बार सवाल बन चुका है कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला शब्द किसने दिया था। योर आंसर शुड बी रुडोल्फ विर्को। ये इसका मतलब क्या है बच्चों? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब है जितने भी सेल्स हैं वो सब पिछले सेल से ही पैदा होते हैं। सेल थ्योरी जो दी गई इन दोनों के द्वारा, ये दोनों शेलाइडन और शॉन ने जो दिया, वो इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी कि सेल्स आते कहां से हैं। तो उस बात को सॉल्व किया रुडोल्फ विर्को ने ये स्टेटमेंट दे करके कि जितने भी सेल्स हैं वो सब पिछले सेल से ही पैदा होते हैं। कोई भी नया सेल है वो पिछले सेल से आएगा। अब यहां से वो सवाल भी, वो डाउट भी आपके दिमाग का क्लियर हो जाता है कि सर हम लोगों की बॉडी जाइगोट से बनी तो है, लेकिन ये जाइगोट कहां से आया? आप सब लोग जानते हैं स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से। वो कहां से आया? स्पर्म फादर के बॉडी में जो सेल्स है उनके डिवीजन से बना है, ओवम मदर के बॉडी में जो सेल्स है उनके डिवीजन से बना है। मदर के बॉडी में सेल्स कहां से आए? उनके जाइगोट से, जिस जाइगोट से मदर की पूरी बॉडी डेवलप हुई है। फादर के बॉडी में सेल्स कहां से आए? फादर के जाइगोट से। वो जाइगोट्स दोनों कहां से आए? और पहले वाले जनरेशन से। ऐसे पीछे जाते जाते हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पर इस अर्थ पर पहला सेल पैदा हुआ था। और वो पहला सेल कैसे पैदा हुआ था बच्चों? उसका आंसर, उसका जो प्रूफ है वो आज तक किसी ने नहीं दे पाया। हम लोगों के पास कई अलग अलग थियोरीज हैं ओरिजिन ऑफ सेल के बारे में, बट वो थियोरीज हैं, जब तक वो प्रूव नहीं हो जाती तब तक हम लोग ये नहीं मानेंगे कि, या ये चीज कंफर्म नहीं होगी कि पहला सेल कैसे बना। क्लास 12th में बच्चों वो पूरा एक चैप्टर एवोल्यूशन का, उसमें हम लोग पढ़ाते हैं ओरिजिन ऑफ सेल, पहला सेल कहां से आया। लेकिन ये बात प्रूव नहीं है। प्रूव तब होगी जब कोई लैब में अपने से एक नया सेल बना दे, तभी तो मानेंगे कि ऐसी सेल बना होगा। तो वो चीज अभी तक हो नहीं पाई है बच्चों। बट याद रखिएगा ये बात क्या कि क्या हमने बताया कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये स्टेटमेंट किसने दिया? रुडोल्फ विर्को ने। और इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है बच्चों कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम existing cells. All cells arise from pre-existing cells. बच्चों यहां तक बात सभी को क्लियर है? बच्चों यहां तक सभी को बात क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट हो बच्चों, फटाफट, जहां तक यहां तक का डिस्कशन हमने कर लिया है, बताइए यहां तक में अगर किसी को डाउट हो बच्चों, है ना, किसी को डाउट हो, कोई भी सवाल पूछ सकता है बच्चों। एनीवन स्टूडेंट्स? बच्चों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में हम लोग बात करते हैं डिटेल में। वैसे मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किस बेसिस पर? एक टेक्निक है, एक स्टेनिंग, कलर करने की एक टेक्निक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिस्टियन ग्राम, उन्होंने ये टेक्निक डेवलप किया था जो बैक्टीरिया है उनको दो टाइप्स में कैटेगराइज करने के लिए। एक कलर होता है, एक डाई होती है जिसका नाम है क्रिस्टल वॉलेट। उस डाई से बैक्टीरिया को कलर करते हैं और फिर इथेनॉल से, पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करते हैं और फिर इथेनॉल से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद जिन बैक्टीरिया के ऊपर वो कलर रह जाता है वो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं, और जिन बैक्टीरिया के ऊपर वो कलर वॉश हो जाता है उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह दिया जाता है। अपने सिलेबस में बच्चों नहीं है, बट एक बार मैंने आपको ये बात बता दिया है। अब चलिए स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं है, हम लोग और आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी कोई डाउट होगा तो एंड में हम लोग क्लियर कर लेंगे। अभी टू द चैप्टर हम लोग स्टिक करते हैं थोड़ा सा। हमने
चैप्टर में सबसे पहले सेल का डेफिनेशन पढ़ लिया, समझ लिया, फिर हमने सेल के डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ लिया। ये 3 मेजर टॉपिक्स हमने पढ़ लिया है बच्चों। अब चलिए इस चैप्टर में और आगे प्रोग्रेस करते हैं, चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला जो टॉपिक है बच्चों, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। कुछ सेल की अलग अलग प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, सेल्स की कुछ खूबियां, 3 खूबियों पर हम लोग थोड़ा सा रोशनी डालेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, दैट इज सेल शेप। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज सेल साइज। और जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, दैट इज सेल नंबर। एक एक करके बच्चों तीनों पर बात करेंगे। सेल का शेप, सेल का साइज और सेल का नंबर, तीनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल के शेप के बारे में। एक डायरेक्ट लाइन में बोलता हूं बच्चों, पहला वाला पहले यहां पर लिख देता हूं एक लाइन, लेकिन इसके बारे में बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बना हुआ ऑलरेडी पूछा गया हुआ सवाल है 11th एंट्रेंस में, सुन लीजिए। जो सेल का शेप है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका क्या फंक्शन है ना, मतलब जो सेल का शेप है वो इस चीज पर डायरेक्टली डिपेंड करता है कि उसका क्या काम है। इसको देखिए बहुत सिंपल वर्ड्स में बहुत आसानी से मैं समझाता हूं। इसको समझाने के लिए एक बहुत सिंपल से एग्जांपल लेता हूं। जैसे बच्चों हम लोग घर में जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई चीज, कोई लिक्विड हम लोगों को इंटेक करना होता है तो हम लोग कोई हॉलो बर्तन लेते हैं, जैसे ग्लास या कोई कप या कोई मग, है ना, या बाउल। कोई सॉलिड फूड मटेरियल खाना होता है तो कोई फ्लैट चिपटा बर्तन लेते हैं जिसमें से आसानी से खा सके। हम लोग कोई लिक्विड मटेरियल आसानी से फ्लैट बर्तन में नहीं पी सकते, या ग्लास में हम लोग कोई चीज खा नहीं सकते डायरेक्टली, या जो चम्मच का काम है वो काम कोई बाउल या प्लेट नहीं कर सकता। तो जैसा काम है उसी शेप का बर्तन इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों अपने बॉडी में जो सेल्स है, मैं आपको बता दूं एक फैक्चुअल बात कि हमारे बॉडी में 200 से भी ज्यादा टाइप के सेल्स हैं, प्रकार, टाइप, है ना, शेप हम लोग कह सकते हैं। तो मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और उनका जो शेप है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उनको क्या काम करना है, जैसा काम वैसा शेप। इस पर सवाल पूछा जा चुका है बच्चों, डायरेक्ट यहां पर लिख देता हूं कि शेप ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन फंक्शन इट परफॉर्म्स। किस चीज पर डिपेंड करता है बच्चों? फंक्शन इट परफॉर्म्स। जो काम करेगा, जो फंक्शन करेगा, उस पर डिपेंड करता है सेल का शेप। बच्चों दिमाग में इस पूरे सेल का एक विजुअलाइजेशन आपके सामने होना चाहिए कि अपनी पूरी बॉडी ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बनी हुई है ना। ये सारी चीजें आप वर्चुअली दिमाग में विजुअलाइज करिए कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स उसके बॉडी में प्रेजेंट है। बैक्टीरिया एक सेल, अमीबा एक सेल। तो ये वर्चुअल विजुअलाइजेशन करवाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। एक बार आपको अगर ऐसा फील आने लगा ना बच्चों इस सब्जेक्ट में, तो बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। अब सुन लीजिए और आगे बात को बढ़ाते हैं। तो शेप ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन इट परफॉर्म्स। अच्छा, दूसरी, अब इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, या हम लोग रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कह सकते हैं। याद रखिएगा बच्चों, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, या उसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी हम लोग कह सकते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अच्छा, इसको एक और बहुत टेक्निकल नाम से हम लोग जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, कुछ बच्चों को शायद ये बात नहीं भी पता हो, लेकिन सबको याद रखना है। आज के बाद आप कंपटीशन की दुनिया में आ गए, आपको ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए, है ना। जो नॉर्मल कॉमन स्टूडेंट्स हैं उससे एक स्टेप और ऊपर आपको बढ़ना होगा, क्योंकि आपको कंपटीशन में उन्हीं के साथ कॉम्पीट करना है। तो याद रखना है, आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अब इसका शेप कैसा है और इसके शेप इसके फंक्शन को कैसे जस्टिफाई कर रहा है, तो पहले तो मैं इसका शेप बता दूं बच्चों। इट इज बाइकॉनकेव डिस्क शेप।
बाई कॉन्केव डिस्क शेप्ड, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ से कॉन्केव होता है और डिस्क शेप का होता है। अब क्या मतलब, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। ऊपर से और नीचे से कॉन्केव है, गड्ढा है, और पूरा डिस्क है गोल सा। सो इट्स अ राउंड डिस्क, और उस डिस्क में ऊपर भी कॉन्केविटी है और नीचे भी कॉन्केविटी है। अब आप कहेंगे सर ये वाला शेप इसके फंक्शन को कैसे जस्टिफाई कर रहा है? ये पॉइंट कैसे आप इससे प्रूव करेंगे कि जो सेल का शेप है उसके फंक्शन, जो सेल का शेप है उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है? तो पहले तो इस आरबीसी का फंक्शन आप मुझे बताइए बच्चों। क्या आप मुझे बता सकते हैं आरबीसी का क्या फंक्शन है बच्चों? आई होप ज्यादातर स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं कि सेल का जो आरबीसी है, जो एरिथ्रोसाइट है, वो उसका एक्चुअल में क्या फंक्शन है। आई नो दैट आप सब लोग जानते हैं क्या है बच्चों, सब लोग बता सकते हैं बच्चों। चलिए, एनीवेज स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी माई सेल्फ टेल यू। मैं सब लोगों का आंसर जानता हूं बच्चों। मैं जानता हूं आप लोग ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बोलना चाहते हैं, अपने बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करने का इसका काम है। बिल्कुल सही आपने बोला, लेकिन एक चीज आपने मिस कर दिया। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो करता ही है, लेकिन साथ में बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी करता है बच्चों। तो आज के बाद, अब तक आपने शायद, आई होप, मतलब मुझे लगता है कि शायद आपने सिर्फ यही पढ़ा होगा कि आरबीसी का क्या काम है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी। बट नाउ एनहांस योर नॉलेज एंड डू रिमेंबर कि आरबीसी ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट करता है। सो आई होप ये बात सभी लोग याद रखेंगे कि इसका मेन फंक्शन क्या है बच्चों? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, अब दोनों को कोरिलेट करते हैं बच्चों, ये शेप और ये फंक्शन। शेप क्या है बच्चों? बाइकॉन्केव डिस्क शेप। फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये शेप इस फंक्शन को कैसे जस्टिफाई कर रहा है बच्चों? कॉन्केविटी से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अगर फ्लैट होता तो सरफेस एरिया कम होता, कॉन्केव हो गया तो सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उस सरफेस के जरिए सेल में डिफ्यूज हो सकता है। अब आप कहेंगे सर कॉन्केव ही क्यों, कॉन्वेक्स क्यों नहीं? भाई दोनों में ही तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। कॉन्केविटी अगर होती, दोनों तरफ से कॉन्केव होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स होता तब कॉन्वेक्सिटी में भी तो सरफेस एरिया बढ़ता। तो वाई कॉन्केव ओनली? तो उसका भी एक बड़ा बढ़िया लॉजिक है बच्चों, सुनिएगा। एक्चुअल में आपको पता है हमारे जो बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज है, जिस रास्ते से ब्लड फ्लो करता है, उन ब्लड कैपिलरीज में से कुछ ऐसी भी कैपिलरीज हैं जिनका डायमीटर लगभग 7 माइक्रोमीटर का है, 7 माइक्रोमीटर। तो उतने पतले रास्ते में से कभी कभी आरबीसी को स्क्वीज होकर के पास होना होता है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, ये आरबीसी का जो डायमीटर है वो लगभग 7 माइक्रोमीटर के करीब है, 7 माइक्रोमीटर। तो 7 माइक्रोमीटर का सेल 5 माइक्रोमीटर के ब्लड कैपिलरी में से पास होना है तो उसको स्क्वीज करना होगा। अच्छा, अगर वो कॉन्केव है तो स्क्वीज होना आसान है, अगर कॉन्वेक्स है तो उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि उसको स्क्वीज होने में प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों। याद रखिएगा। तो ये एक लॉजिक मैंने आपको दे दिया यहां पर। तो दो चीजें आपने यहां से सीखा। पहली चीज तो ये कि जो सेल है उसका शेप इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसको कैसा काम, कैसा फंक्शन करना है। और दूसरी चीज ये बच्चों कि जो आरबीसीज हैं वो बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड हैं, उनका काम क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, और ये शेप उनको इस फंक्शन में मदद कर रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। WBC बच्चों ये अपने बॉडी के सोल्जर्स हैं, ये वही सोल्जर्स हैं जिनके ऊपर कुछ लोग है ना आज जिनके वजह से है ना, मतलब हम लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी जो डिजीजेस चल रही हैं उनसे बचे हुए हैं, लेस इन्फेक्टेड हैं,
या नॉट इन्फेक्टेड हैं, क्योंकि शायद हम लोगों के WBCs इतना ज़्यादा पावरफुल थे, हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि उसने उन वायरसेस जो अपने बॉडी में एंटर किए या जो बैक्टीरिया एंटर किए उनको अच्छे से लड़ाई किया, उनको साफ कर दिया। बच्चों बीमारी क्यों होती है जानते हैं? अपने को डिजीज क्यों होती है जानते हैं? अपने बॉडी में रोजाना हजारों के तादाद में पैथोजेंस घुसते हैं, लेकिन 1000 बीमारी अगर रोज होने लगे तो हम लोग बचेंगे कैसे? तो अपनी बॉडी में जो सोल्जर्स है ना बच्चों, वो इन पैथोजेंस को बॉडी में पनपने नहीं देते, और अगर कोई खतरनाक पैथोजन घुस गया और अपने सोल्जर्स कहीं कमजोर पड़े हुए हैं तो वो पैथोजन हमारे बॉडी को इन्फेक्शन करेगा, अपने संख्या नंबर को बढ़ाएगा और बॉडी को डोमिनेट करके डिजीज कर लेगा। फिर अपने बॉडी को जब होश आएगा इन द सेंस कि मतलब जब पता चलेगा कि यार बीमारी बढ़ती जा रही है, सोल्जर्स को बढ़ाओ, WBC का मल्टीप्लिकेशन करवा करके इतना बड़ा सोल्जर का फौज बन जाता है बेसिकली कि अब उन पैथोजेंस को मार करके गिराया जाता है। नहीं तो फिर दवा वगैरह खाते हैं जिससे अपना इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग। कैसे आपने सुना होगा इस दौर में बच्चों हर कोई यही कह रहा था कि भाई इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखो, विटामिन सी लो, दिस दैट, सुना था ना बच्चों सभी लोगों ने? तो क्यों कह रहे थे? इम्यूनिटी मतलब यही, उसका एक पार्ट ये है बहुत बड़ा, WBC। तो WBC को इतना पावरफुल बना दो कि कोई पैथोजन घुसे ही और WBC तुरंत उस पर अटैक कर। तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको क्या बोला जाता है? इनको हम लोग सोल्जर्स या सोल्जर सेल्स ऑफ बॉडी कहते हैं। इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों, WBC is also called as lymphocytes। बच्चों they are also called as lymphocytes। इनको lymphocytes के नाम से भी जानते हैं। और एक इंटरेस्टिंग, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं बच्चों, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनका सेल का शेप फिक्स नहीं होता है ना? दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। बस दिमाग में इमेजिन जैसे करते हैं, इमेजिन करिए जैसे अमीबा के बारे में पढ़ा है ना सभी लोगों ने बच्चों। अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे ही उसको कोई खाना दिखा, वो अमीबा उस खाने के चारों तरफ ऐसे अपने स्यूडोपोडिया को बेंड कर लेता है और फाइनली उस खाने को एनगल्फ कर लेता है। इस तरीके से फूड वैक्यूल में वो खाना पीना आ गया, एंटर कर गया। तो जैसे ये अमीबा ने खाने को खाया ना बच्चों, ऐसे ही समझ लीजिए ये जो WBC है, ये व्हाइट ब्लड सेल भी फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से पैथोजन को निगल जाता है, इनगल्फ कर लेता है बच्चों। तो याद रखिएगा WBC का कोई नो फिक्स्ड शेप, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, और शेप फिक्स नहीं है इसी वजह से तो पैथोजन को पूरा मतलब चारों तरफ से सराउंड करके इनगल्फ कर लेता है। बताइए बच्चों, क्या अगर इसका शेप फिक्स होता तो ये इस तरीके से पैथोजन को निगल पाता? बच्चों नहीं निगल पाता। तो याद रखिएगा इसका शेप नहीं फिक्स होना भी उसको इस फंक्शन में मदद कर रहा है। तो अगेन एक बार फिर से ये बात प्रूव हो गई कि जो सेल का शेप है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसका कैसा फंक्शन है। जैसा फंक्शन वैसा शेप। अगर फंक्शन ऐसा है कि सेल का शेप फिक्स नहीं होना है तो नहीं भी हो सकता है, जैसे WBC। तो आज के बाद आपके जो नॉलेज बैंक है उसमें अमीबा तो पहले से आप जानते ही थे कि अमीबा एक ऐसा सेल है जिसका शेप फिक्स नहीं है। आज के बाद इसका नाम भी याद रखना है, WBC और अमीबा ये दो ऐसे सेल्स हैं जिनका शेप फिक्स नहीं है बच्चों। क्या बात यहां तक बच्चों सभी को क्लियर है? एक और एग्जाम्पल यहीं पर मैं ऐड करता हूं बच्चों, अपने पास स्पेस की थोड़ी सी यहां पर कमी है ना, यहां पर लिख लेता हूं बच्चों। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, क्या? न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स लिख देता हूं बच्चों, न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। नर्व सेल्स इनका शेप कैसा होता है बच्चों? दे आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। ये लंबे लंबे होते हैं और ब्रांचेस होते हैं बच्चों, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। और ये बात याद रखना है बच्चों, ये लॉन्ग और ब्रांच्ड क्यों होते हैं? अच्छा, इनका काम भी पहले मैं लिख देता हूं। इनका काम क्या है बच्चों? टू कैरी इंपल्स इन अ बॉडी। अपने बॉडी के अंदर इंपल्स या मैसेज को कैरी करना, कैरी इंपल्स और मैसेजेस इन अ बॉडी। हमारे बॉडी में इंपल्स को, मैसेजेस को कैरी करने का काम है बच्चों किसका? न्यूरॉन्स का या जो नर्व सेल्स हैं उनका बच्चों। अच्छा, ये काम इस शेप या इस स्ट्रक्चर से कैसे जस्टिफाई हो रहा है बच्चों? तो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे अगर हमने मान लीजिए कहीं पर कोई चीज को टच किया और कोई बहुत शार्प ऑब्जेक्ट था, तो हुआ क्या बच्चों? वहां से सिग्नल तुरंत अपने ब्रेन के पास पहुंचा
और ब्रेन ने वापस से ऑर्डर दिया कि जल्दी से अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके अपने हाथ को पुल कर लो, नहीं तो डैमेज हो सकता है। तो ये पूरा काम हुआ कैसे? सिग्नल अपने स्किन से या हाथ से तुरंत गया ब्रेन तक, कैसे? न्यूरॉन्स के जरिए। और न्यूरॉन्स के जरिए जाने के बाद ब्रेन ने जो वापस ऑर्डर मसल्स को भेजा, वो भी कैसे भेजा बच्चों? न्यूरॉन्स के जरिए। तो न्यूरॉन्स अगर लंबे लंबे होंगे तो मैसेज ज्यादा एफिशिएंटली कैरी किए जाएंगे। अगर न्यूरॉन्स छोटे छोटे होंगे तो जॉइंट्स बहुत ज्यादा होंगे बच्चों, और जितने जॉइंट्स होंगे, जितने सिनेप्सेस होंगे, उतना ही ज्यादा बच्चों क्या होगा? मैसेज का या सिग्नल का लॉस होगा, एफिशिएंसी कम होगी। तो न्यूरॉन्स आर लॉन्ग सो दैट देयर आर लेसर नंबर ऑफ जंक्शंस सो दैट द मैसेज इज एफिशिएंटली कैरीड। बात समझ में आ गई? ब्रांच क्यों है बच्चों? क्योंकि एक साथ कई जगह से इंफॉर्मेशन, मैसेज को कलेक्ट करना है एक न्यूरॉन को एक साथ, तो जितना ब्रांचेस होगा उतने अलग अलग पार्ट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो न्यूरॉन मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाएगा बच्चों। बात समझ गए ना? तो लॉजिक समझिए कि न्यूरॉन्स कैसे हैं, लॉन्ग है और ब्रांच्ड है, और ये ऐसे शेप के क्यों है? क्योंकि इनको इंपल्स को कैरी करना है बॉडी में, तो ये शेप इस फंक्शन को जस्टिफाई कर रहा है बच्चों। आई होप ये बात भी समझ में आ गई। कुछ एग्जाम्पल्स हमने दे दिया बच्चों इस चीज को समझाने के लिए, सेल का शेप वाला कैरेक्टरिस्टिक को समझाने के लिए। अभी बच्चों इस चैप्टर में डिस्कशन और भी बहुत सारे हैं। हम लोग साइज के बारे में, सेल नंबर के बारे में भी बातें करेंगे आगे। अभी मैं अब कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं बच्चों। अपने चैट बॉक्स में जो भी चीज, जो भी डाउट हो बच्चों, आप फटाफट लिख करके पूछ सकते हैं। अभी सब लार्जेस्ट सेल हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जब साइज वाली बात करेंगे। वैसे जो ऑस्ट्रिच का एग है वो सबसे बड़ा सेल है, वो बहुत कॉमन सी बात है, बट इफ यू है ना, किसी को जो है कोई बात अगर यहाँ पर दिक्कत हो रही हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में हो, तो फटाफट चैट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए, है ना। अब लास्ट 2-3 मिनट है, इसमें मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ आपके फटाफट। एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ये जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं इन पर बेस्ड अभी आपको डीपीटी भेजा जाएगा बच्चों, डेली प्रैक्टिस टेस्ट शीट्स भेजी जाएंगी ग्रुप पर, और जो पहले ग्रुप में नहीं आ पाए जो बच्चे, वो अभी एक नया ग्रुप हम लोग बना लेंगे, है ना, उसमें हम लोग जो है ज्वाइन कर लेंगे, है ना। तो अभी डीपीटी भेजी जाएगी बच्चों। बेसिकली हमने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों, जो इस रनिंग वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड बैच का हमने ग्रुप का लिंक शेयर किया है। तो जो बच्चे पहले वाले ग्रुप में नहीं ऐडेड है वो इस लिंक के थ्रू सेकंड ग्रुप में ऐड हो जाए, है ना। और धीरे धीरे मतलब हम लोग उस ग्रुप में सिर्फ उन्हीं को अलाउ करेंगे जो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे क्लास व्लास कर रहे होंगे और जो उससे फ़ायदा अपने आप को पहुँचाना चाह रहे होंगे। तो देख लीजिए इस डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक सेकेंड ग्रुप का। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट है फटाफट। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी विच हैज़ न्यूक्लियस, डब्ल्यूबीसी के पास बच्चों न्यूक्लियस होता है, और आरबीसी के बारे में हम लोग जानते हैं मैच्योर रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। कुछ एक्सेप्शंस है मैमल्स के भी, जैसे कैमल और लामा, उनके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, नहीं तो बेसिकली मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। अभी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, अभी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक। यस, डब्ल्यूबीसी हैज न्यूक्लियस बच्चों, डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस है। आगे टिश्यू वाला जो चैप्टर है उसमें डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। डब्ल्यूबीसी के अलग अलग टाइप्स हैं बच्चों, लिम्फोसाइट्स के अलग अलग टाइप्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, है ना। तो उनमें अलग अलग शेप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी हैज न्यूक्लियस। और बच्चों एक और चीज़, ख़ास चीज़ याद रखिएगा कि सभी लोग रेगुलर ज़रूर रहें, है ना। एक दिन अगर क्लास करेंगे या बीच में आएंगे, बीच में जाएंगे, तो उससे आपका वक्त बर्बाद हो रहा है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बी रेगुलर, बी कंटिन्यूअस, बी सीरियस इन योर स्टडी स्टूडेंट्स। अब ये अपॉर्चुनिटी है तो इस अपॉर्चुनिटी को आप यूज़ करिए। और जिन लोगों की बच्चों क्लास 11 की भी स्कूल में अगर क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्लास 11 का रेगुलर बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं कल से। सो दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन रेगुलर प्रोग्राम, क्लास 11 का रेगुलर क्लासेस अगर आपके स्कूल में हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसके भी बैच स्टार्ट किए हैं। तो वो बच्चे ग्रुप में
जो 7300666551 वाला नंबर है उस पर पर्सनली चैट कर मतलब अपना मैसेज और इंक्वायरी भेज दें। टाइमिंग आपको बता दी जाएगी बच्चों। अभी एक क्लास हम लोग फर्स्ट हाफ में रखेंगे, वो यहाँ पर लिख भी दिया है बोर्ड पर सर ने, और आगे की टाइमिंग आपको बता दी जाएंगी बच्चों, लगभग यही रहेगी। हाँ, एक क्लास मतलब फर्स्ट हाफ में होगी सुबह के वक्त या नून के टाइम, और दूसरी क्लास शाम के वक्त होगी। हाँ, वाई वायरसेस आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बच्चों, क्योंकि विदाउट बीइंग पैरासिटिक वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। मैंने बताया था ना कि वायरसेस जब तक किसी लिविंग सेल में नहीं एंटर करेंगे तब तक वो अपने लिविंग वाले कैरेक्टरिस्टिक को नहीं शो कर पाएंगे। तो ऑब्लिगेट मतलब होता है कंपलसरी, और पैरासाइट मतलब किसी दूसरे के बॉडी से सारा खाना पीना, न्यूट्रिशन, एनर्जी, मशीनरी, सब चीज़ का इस्तेमाल करना। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन एनीवन? 11th एंट्रेंस के लिए यस स्टूडेंट्स, 11th एंट्रेंस की क्लासेस फ्री हैं, लेकिन क्लास 11 जो रेगुलर जो साल भर चलेगी है ना, वो एक्चुअल में अभी ऑनलाइन के लिए वो 1/3 फी में है, तो इट्स नॉट कॉस्टिंग मच जो 11th रेगुलर वाली क्लासेस हैं। जब ऑफलाइन खुलेगा तो फिर उसका है ना, उसके बारे में तो अलग वो पूरी चीज़ें हैं, जो आप फी जमा करेंगे वो एडजस्ट हो जाएगा, है ना। आप पूरा डिटेल उसका ले लीजिए, वो उस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए 7300666551 वाले नंबर पर। हाँ, 11th PCM 11th PCB दोनों क्लासेस होंगी बच्चों। यस, ऑल दी क्लासेस विल बी कंडक्टेड। लाइफ टाइम ऑफ WBC बच्चों, अलग अलग टाइप के WBCs हैं, सबका अलग अलग लाइफ टाइम है बच्चों। कुछ का 12 आवर्स है, कुछ का 14 आवर्स है, कुछ का 10 आवर्स है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। केमिस्ट्री की टाइमिंग 6:30 PM लिखी हुई है, फिजिक्स की टाइमिंग 12:05 12:05 11th एंट्रेंस का बेटा जब तक एमयू का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कब होगा, बट यू हैव स्टिल अच्छा खासा अपने आपके पास टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करके अच्छे से तैयारी कर लीजिए। लाइफ टाइम ऑफ RBC बच्चों 120 दिन है, ये सब कवर करेंगे, परेशान बिल्कुल मत होइए। जितना भी आपके 11th एंट्रेंस के लिए ज़रूरत है, एकदम परफेक्शन के करीब आप पहुंच जाएंगे अगर इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं पूरे तरीके से। सीरियसली, क्या सर न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड? यस, न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड बिकॉज दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स नहीं होते। ठीक है बच्चों, अब समराइज करते हैं, अब खत्म करते हैं इस लेक्चर को। कल वापस से मिलते हैं बच्चों, है ना, जो टाइम आपको दी गई है उसी पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, नाउ लेट्स एंड अप दिस क्लास। ऑल राइट, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।